जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, कि जब हौसला बना ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिर क्या देखना कद आसमान का। तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 गणित का 5वां अध्याय में प्रश्नावली 5.1। इसके पहले हमने प्रश्नावली 5.1 यानी कि समांतर श्रेणी, जो कि बहुत ही बच्चे लोग को कठिन लगता है, वो एकदम कठिन लगता है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट का एक लेक्चर बता चुके हैं। आप लोगों ने उसको नहीं देखा होगा, देख लीजिएगा। आज हम लोग प्रश्नावली 5.1 को पूरा एकदम बेसिक तरीके से कंप्लीट करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों। हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें से हमें बताना क्या ये एपी में है, यदि एपी में है तो क्यों एपी में है। उसके पहले आप लोग ये जान लीजिए कि यदि कोई भी सूची दिया रहता है, यदि वो एपी में रहता है तो उसका जो सार्वंतर रहता है वो बराबर रहता है, यानी कि डी का मान इक्वल रहेगा, तो हमारा एपी में रहेगा। हमारा पहला क्वेश्चन इसमें से है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये अधिक है। यानी कि कोई टैक्सी ड्राइवर है, वो 1 किलोमीटर के लिए, जैसे देखिए ये एक रास्ता है, यहाँ तक एक टैक्सी ड्राइवर यहाँ पर है और ये 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, मान लीजिए 4 किलोमीटर का है, उसमें से 1 किलोमीटर का वो 15 रुपया ले रहा है। लेकिन इसके बाद यदि कोई और जाएगा तो 8 रुपया ऐड करेगा, यानी इस 15 में 8 रुपया ऐड करेंगे, यानी 2 किलोमीटर के लिए, ये तो हमारा 1 किलोमीटर की था, लेकिन 2 किलोमीटर के लिए वो 15 + 8 यानी कि 23 रुपये लेगा। और फिर यदि 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएगा 3 किलोमीटर के लिए, तो ये 23 रुपये ले रहा है और इसमें 8 रुपये ऐड करेंगे, तो 8 3 11, 2 1 3, 31 रुपया लेगा। ऐसे ही यदि 4 किलोमीटर के लिए हो तो ऐसे 31 + 8 39 रुपये लेगा। ये उसका भाड़ा हुआ। क्वेश्चन में है कि एक टैक्सी ड्राइवर है, वह 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपये ले रहा है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए वो 8 रुपये और ले रहा है। तो हमें बताना क्या ये सूची में है, तो इसे लिखेंगे कैसे वो देखिए। हल क्वेश्चन में है कि 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये है, तो उसे हम लिखेंगे कि 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपये है, जबकि 2 किलोमीटर के लिए 2 किलोमीटर का किराया ये कितना है, 15 रुपये में 8 रुपया और ऐड कर दे रहा है, ये 15 रुपया, लेकिन उसके बाद 1 किलोमीटर और चल रहा है, यानी कि 8 रुपया और ऐड होगा, तो हमारा आएगा 23 रुपया। अब 2 किलोमीटर के लिए तो 23 रुपया हो गया। 3 किलोमीटर के लिए 3 किलोमीटर का किराया ये 23 + 8 31 रुपया। 4 किलोमीटर के लिए आप ज्यादा नहीं, बस 3 4 निकाल लेंगे फिर भी हो जाएगा, तो 31 + 8 39 रुपया। अब हमारी एपी क्या बन के आ रही है वो देखिए। अब ये जो आया है ये हमारी एपी है। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी। देखिए एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी। एपी हमारे पास क्या बन के आई, 15, 23 31 39, 23 31 39। ऐसे यदि और अधिक किलोमीटर जाएगा तो अधिक भाड़ा बढ़ता जाएगा। हमारे पास ये एपी आ गया। इसमें प्रथम पद हमें ये चेक करना है क्या यह समांतर श्रेणी में है या नहीं। इसके लिए हमें प्रथम पद और सर्वांतर चाहिए। प्रथम पद ए बराबर 15 या A1 बराबर 15, A2 बराबर क्या हो गया 23, A3 बराबर 31, A4 बराबर 39। ये हमारा प्रथम पद आ गया। अब हमें सार्वंतर निकालना है, यानी D1 D2 निकालेंगे, किसी दो का निकालेंगे, यदि बराबर होगा तो एपी में होगा। यहीं पर हम इसका सार्वंतर निकाल लेते हैं। देखिए ये A1 हो गया और ये A2 हो गया। हमें D1 निकालने का क्या सूत्र होता है,
D1 बराबर A2 माइनस A1, यानी कि यदि सर्वांतर निकालना है तो हम दूसरे पद से पहले पद को घटा देंगे। A2 क्या है हमारे पास, तो 23 माइनस 15, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 8 आएगा। जब D2 निकालेंगे, D2 बराबर तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे। D1 यानी कि पहले सर्वांतर के लिए हमने दूसरे पद से पहला पद घटाया, अब दूसरे सर्वांतर यानी D2 के लिए तीसरे पद से दूसरा पद घटाएंगे। A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है 31 और A2 23, 31 माइनस 23, इसे भी घटाएंगे 8 आएगा। देखिए यानी कि ये जो ये बराबर है। आप चाहे तो एक और निकाल सकते हैं हम, चलिए D3 भी निकाल लेते हैं। 39 माइनस 31, A4 माइनस A3, 39 माइनस 31 बराबर, इसे भी घटाएंगे तो 8 आएगा। अब देखिए हमारी ये जो सर्वांतर आ रही है वो बराबर है, मतलब कि चूंकि D1 बराबर D2 बराबर D3, ये हमारा सर्वांतर बराबर है, इसलिए यह सूची एपी में है, इसलिए यह एपी में है। तो एपी में है निकालने के लिए हम एपी में है या नहीं ये जानने के लिए हम लोग पहले सर्वांतर चेक करते हैं। क्वेश्चन में था कि 1 किलोमीटर का किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया और ऐड हो जा रहा है, तो 1 किलोमीटर का 15 हो गया। अब 2 किलोमीटर जा रहा है तो पहले 15 रुपया लगेगा और 8 रुपया और लगेगा। 3 किलोमीटर के लिए जो 2 किलोमीटर किराया है उसमें 8 रुपया और, ऐसे 4 किलोमीटर के लिए हमारे पास ये एपी बन के आ गई। इसमें हमारा A1 15 हो गया, A2 23 हो गया, A3 31 हो गया और A4 39 हो गया। हम इसमें D1 D2 D3 की वैल्यू निकाल लिए अगले पद से पहला पद घटाकर। D3 में देखिए D3 इसके अगले पद से इसका ये तीसरा है, A3 है, तो इसके अगले पद से ये वाला पद घटा के हम सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर निकाले तो हमारा सर्वांतर बराबर था। जब सर्वांतर बराबर होता तो ये एपी में होता है, यानी कि ये समांतर श्रेणी में है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन। इसमें क्या है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन यानी सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकालता है। पहले इस क्वेश्चन को समझिए। एक बेलन है, बेलन क्या होता है, जैसे देखिए ये हमारे पास एक बेलन है, ये एक बेलन है सिलेंडर के आकार का। अब उसमें से ये कोई एक पंप है, ये पंप है और ये हवा भर रहा है, लेकिन इसमें से यहाँ पर हवा निकल रहा है, यहाँ से हवा निकल रहा है। ये पंप एक बार दबाएंगे तो यहाँ से 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, 1/4 भाग हवा जो है बाहर निकल जाएगा। एक बार पंप दबाने पर इस बेलन में जितना हवा रहेगा उसका 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, आइए इसे हल करते हैं। हमें ये तो नहीं पता है कि इस बेलन में कितनी हवा है, तो हम लोग मान लेंगे, माना। अब बेलन में हवा या फिर बेलन की आयतन, जितनी हवा होगी उतनी इसकी आयतन होगी। माना बेलन का आयतन 100 सेंटीमीटर क्यूब है। हमने मान लिया कि 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अब क्यूब क्योंकि आयतन को हम लोग क्यूब में ही लिखते हैं। अब ये कैसे है, वो जब आयतन वाले चैप्टर आएगा तो बताएंगे। अभी के लिए आप लोग इतना देख लीजिए, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि आयतन को क्यूब में लिखते हैं। ये हमारा पंप से हवा भरा जा रहा है और 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। तो पहली बार यदि हम एक बार पंप दबाएंगे तब हमारा 1/4 भाग निकल रहा है। तो फर्स्ट टाइम पहली बार में हवा भरने पर पहली बार में हमारा कितना हवा निकल रहा है, तो पूरा हवा कितना है 100 और उसमें से 1/4 भाग बाहर निकल रहा है। तो ये पूरा 100 है, लेकिन इसका 1/4, तो 100 माइनस 100 गुणे 1/4, देखिए ये पूरा है। अब इसी का 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, तो पहले इसका 1/4 भाग निकाल लेंगे, फिर उसमें से कितना बाहर निकल रहा है वो करेंगे। आप चाहे तो पहले इसे कर ले,
फिर जितना आएगा उसको 100 से घटा दे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये हमारा 100 हो गया, ये इधर कट जाएगा, 25 का आएगा बराबर 75। ये हमारा पहली बार में आ गया। और दूसरी बार में देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये जितना बचा है अब इसी का 1/4 ये हो गया। अब देखिए क्या इससे कटेगा, ये नहीं कट रहा है। 75 माइनस 75/4 मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब देने के तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28, 2 = 30 माइनस 75/4। अब जब इसे घटाएंगे तो आएगा 225/4। ये हमारा ये आ गया। आप तीसरी बार में देखिए, इसका 225/4 माइनस 225 × 1/4, 225/4 × 1/4। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो 225/4 माइनस 225/16। इसे देखिए अब क्या आएगा, इसके एलसीएम ले लेंगे 16, 4 × 4 = 16। अब जब इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 8, 2 = 10, 4 × 2 = 8, 1 = 9, 900 माइनस अब यहाँ पर 225। अब इसके बाद जब इसको घटाएंगे तो 0 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ पर 8 - 2। जब यहाँ पर हासिल चला जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में 2 गया 675/16। ये हमारी एक श्रेणी आ गई। तो हमारे पास श्रेणी क्या बन रही है, श्रेणी बन रही है पहले 100, फिर 75, फिर उसके बाद 225/4, फिर उसके बाद क्या है 675/16। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में क्या था कि किसी बेलन में हवा भरा जा रहा है किसी पंप के द्वारा, उसमें से एक बार पंप में हवा भरने पर 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। तो हमने मान लिया कि इसमें पूरा हवा कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद हमारी जो इसका ये जो है इसमें से 1/4 भाग बाहर निकल रहा है, तो ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद फिर ये जितना बचा है उसमें उसका 1/4। तो इस प्रकार से हमने ये श्रेणी बना ली। अब हम ये चेक करेंगे क्या ये एपी में है या नहीं। तब तक आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारे पास ये एपी बन गई। अभी इस एपी से हम लोग सर्वांतर निकालेंगे। तो ये जो हमारी वैल्यू है A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। अब सर्वांतर निकालेंगे D1 बराबर A2 - A1। A2 की वैल्यू क्या है 75 - 100। इसे घटाएंगे तो -25 आएगा। अब जब A2 की वैल्यू निकालेंगे क्या है 225/4 माइनस 75। इसे सॉल्व करेंगे 225 माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो आएगा हमारे पास 300/4। अब इसे घटाएंगे तो आएगा -75/4। अब आप लोग यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पर तो -25 है, लेकिन यहाँ पर जो आया है -75/4, यानी कि हमारा D1 D2 बराबर नहीं है, यानी कि जो हमारा सर्वांतर है वो बराबर नहीं है। तो उसके बाद हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर लिख लेंगे कि चूंकि D1 does not equal D2, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि सर्वांतर बराबर नहीं। चलिए हम लिख लेते हैं कि सर्वांतर बराबर नहीं है। जिसका सर्वांतर है वो बराबर नहीं है, इसलिए यह सूची एपी में नहीं होगा, या इसलिए यह एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। इसमें भी पहले हम लोगों ने एपी बना लिया। एपी बनाने के बाद क्या किया, इसका D1 और D2 निकाल लिया। D1 D2 75 - 100, ये हमारा 75 - 100। दूसरे पद से पहला पद घटा लिया, हमारा एक वैल्यू आ गया। अब दूसरे बात अगले पद से पहला पद घटा लिया तो ये आ गया। हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये दोनों बराबर नहीं, यानी कि सर्वांतर बराबर नहीं है। और जब सर्वांतर बराबर नहीं होता है
तो ये एपी में नहीं होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। ये क्वेश्चन में देखिए पहले वाले क्वेश्चन की तरह है। कैसे? जैसे देख लीजिए, एक कोई कुआं खोदा जा रहा है। जैसे कुआं खोदा जा रहा है, यहाँ पर 1 मीटर खुदाई का लागत यहाँ तक 150 रुपये है, लेकिन इसके बाद यदि खोदा जा रहा है तो 80 रुपये ऐड हो जा रहा है। 150 प्लस 80 कितना? नहीं, 50। 150 प्लस 50 रुपये और ऐड हो जा रहा है, 150 रुपये और लिया जा रहा है। हाँ, अब उसके बाद यदि 1 मीटर और खोदा जाए, 1 मीटर और खोदा जाए तो फिर ये 200 और फिर उसमें से 50। ये ऐसे ही 1 मीटर के लिए 150 पे, लेकिन अगर उसके बाद कोई अतिरिक्त मीटर खोदा जाए तो उसमें से 50 पे बस ऐड हो जाता है। ये क्वेश्चन भी पहले क्वेश्चन की तरह है, तो इसे भी वैसे ही करेंगे। एक मीटर की खुदाई के लिए 1 मीटर की खुदाई के लिए 1 मीटर की खुदाई की लागत 1 मीटर की खुदाई की लागत कितनी है? 150 रुपये। इसके बाद यदि खोदा जा रहा है प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपये और बढ़ रहा है, तो 2 मीटर के लिए 2 मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, इसमें 50 और ऐड हो जाएगा, 200 रुपये। अब 3 मीटर के लिए क्या है? ये 200 है। अब उसके बाद इसमें 50 और ऐड हो जा रहा है, 250। ये 50 रुपये बढ़ता जा रहा है। तो इसका एपी क्या बनेगा? एपी हमारे पास पहले 150 है, फिर क्या है 200, उसके बाद 250। ऐसे ही आगे और खुदता जाएगा तो और इसका दाम बढ़ता जाएगा। अब इसमें हम सारवंतर निकाले थे, हमारी A1 की वैल्यू हो गई, ये A2 की और ये A3 की। इसमें यदि हम D1 निकालें तो A2 माइनस A1 बराबर 200 माइनस 150 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई वो 50 आ गई। अब जब D2 निकालते हैं तो क्या है? A3 माइनस A2, 250 माइनस 200, तब हमारी वैल्यू 50 ही आती है। यानी कि हर बार देखिए यहाँ पर 50 इसका सारवंतर आता जा रहा है, मतलब कि हमारा सारवंतर बराबर है। और जब सारवंतर बराबर आता है तो ये जो एपी ये सूची दी रहती है एपी में रहती है। चूंकि D1 बराबर D2 यानी कि हमारा सारवंतर बराबर है, इसलिए यह एपी में है, यह एपी में होगा। जब इसका सारवंतर बराबर है तब यह एपी में होगा। इसमें क्या था कि 1 मीटर खुदाई के लिए 150 रुपये लग रहे हैं और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 50 रुपया बढ़ जा रहा है। तो 1 मीटर के लिए 150, जब 2 मीटर खोदेंगे तो 200, 3 मीटर तो 250। अब उसके बाद हमारी एपी 150, 200 और 250 ये बन गई। हम इसमें जब D1 की वैल्यू निकाले तब भी देखे 50 आ रहा है और D2 की वैल्यू निकाले तब भी देखे 50 आ रहा है। यानी कि इसका जो सारवंतर है वो बराबर है, और जब सारवंतर बराबर होता है तो जो सूची दी रहती है वो एपी में रहती है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। चक्रवृद्धि का ब्याज क्या होता है? जैसे कि ब्याज पर ब्याज लग रहा है, ये आपने 7th क्लास में पढ़ा होगा, 7th और 8th में पढ़ा होगा। यानी कि कोई ब्याज लग रहा है और उस पर भी ब्याज लग रहा है, इसे चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। हमारे क्वेश्चन में है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 के लिए
8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो प्रथम वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि हमारी क्या है? प्रथम वर्ष की राशि, प्रथम वर्ष की राशि कितना है? 10,000 रुपये। और दर कितना लग रहा है इसमें? 8%। और समय, समय देखिए ना, 1 वर्ष के लिए। समय कितना है इसमें? इस क्वेश्चन में है समय की खाते में प्रत्येक वर्ष, यानी कि 1 वर्ष। ये हो गया। अब देखिए, ये हमारा पहले वर्ष के लिए हो गया 10,000, यानी कि हमारी A1 की वैल्यू हो गई। अब दर इसमें 8% और लग रहा है, समय 1 वर्ष। तो दूसरे वर्ष के लिए हम लोग निकालें दूसरे वर्ष का ब्याज, दूसरे वर्ष की ब्याज सूत्र होता है इसका कि मूलधन प्लस मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100, ये इसका सूत्र होता है। अब इसमें मूलधन क्या है? 10,000, दर कितना है? 8% और समय कितना है? 1 वर्ष बटे 100। जब इसे इससे काट देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 800 आ गई। लेकिन दूसरे वर्ष की ब्याज 800 है। अब इसका राशि कितना है? दूसरे वर्ष की राशि क्या है? ये 1,000 है, अरे 10,000 है, और इसमें 800 और लग रहा है। दूसरे वर्ष की राशि हमारी आ गई 10,800। ये तो हो गया पहले वर्ष के लिए। और दूसरे वर्ष के यानी कि A2 की वैल्यू ये हो गई। अब तीसरे वर्ष के लिए, तीसरे वर्ष का ब्याज, वही सूत्र रहेगा मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 1,000। तो हम लोग लिखेंगे मूलधन हमारे पास कितना है? देखिए 10,800, दर कितना है? 8% और समय 1 वर्ष बटे 100। इससे कट जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 8 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 8 8 64, और फिर 8 1 8, यानी कि जो वैल्यू है 864। ये तो ब्याज 864 रुपये है। अब इसकी राशि कितनी होगी? राशि 10,800 प्लस 864। जब इसे ऐड करेंगे तो 64 8 8 16 और 1, यानी कि 11,664 रुपये। ये इसकी राशि हो गई। और ये हो गई हमारी A3 की वैल्यू। हमारे पास जो AP बन के आएगी, AP क्या है हमारे पास? पहले 10,000, फिर 10,800, फिर उसके बाद 11,664, ऐसे ही और AP बनती जाएगी तीसरे चौथे वर्ष के लिए, 5वें वर्ष के लिए, 6वें वर्ष के लिए। तो इसमें प्रथम वर्ष की राशि हमें दी थी 10,000, ये हमारी A1 की वैल्यू हो गई। अब जो हमारे पास दर कितना है? 8% दर पे और समय 1 वर्ष के लिए। तो दूसरे वर्ष की राशि ब्याज कितना होगा? 800। जब राशि निकालेंगे तो 2,800। अब तीसरे वर्ष का ब्याज 864, लेकिन जब राशि निकालेंगे तो 11,664। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम जांच करेंगे क्या यह AP में है या नहीं। अब देखिए, ये हमारे पास AP बनी है। अब इसका हम सार्वंतर निकालेंगे। तो हमारे पास ये A1 की वैल्यू हो गई, ये A2 की और ये A3 की। जब इसका सर्वांतर निकालेंगे, D1 की वैल्यू निकालेंगे, तो D1 बराबर क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है? 10,800 माइनस 10,000। जब इसे घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो 800 आ गई। ये हमारी D1 हो गई। लेकिन जब D2 की वैल्यू निकालेंगे तो A3 माइनस A2, इसमें जब वैल्यू जब घटाएंगे तो 11,664 माइनस 10,800। जब इसमें इसको घटाएंगे तो 864 आएगा।
यहाँ पर देखिए 800 और यहाँ पर 864, यानी कि घटाने पर जो इसका सारवांतर आ रहा है वो समान नहीं आ रहा है। जब इसका सारवांतर बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं है, चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह एपी में नहीं है, यह एपी में नहीं है। तो इसमें पहले हमने सारवांतर निकाल लिया। क्या इसका सारवांतर बराबर है? सारवांतर निकालने के लिए अगले पद से पहला पद घटा देते हैं। तो हमने जब इसमें घटाया तो यहाँ पर 800 आ रहा है और यहाँ पर 864 आ रहा है, यानी कि 800 और 864 ये बराबर तो नहीं है, तो D1 बराबर नहीं है D2 के, इसलिए यह एपी में नहीं है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। ये जो एक क्वेश्चन दिया है a बराबर 10 और d बराबर 10, इसमें और प्रथम 4 पद लिखना है, जबकि प्रथम पद a यानी कि a की वैल्यू 10 और सारवांतर d निम्नलिखित ये दिया हुआ है। इसे हमें और 4 पद और लिखना है। इस क्वेश्चन का हल करते हैं। इसका प्रथम पद 10 और सारवांतर भी 10 है, यानी कि पहला हमें है a1 और दूसरा लिखना है हमें a2 और a3, उसके बाद a4 a5। हमें 4 पद लिखना था। ये देखिए 1 2 3 4, ये तो पहला दिया हुआ है, ये 10 हो गया। उसके बाद a2 को हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस डी और a3 को a प्लस 2d, a4 को a प्लस 3d, a5 को a प्लस 4d। अब ये कैसे लिख रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, उसके बाद ऐसे लिखूंगा। an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारे पास a2 है, या फिर a3 ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। a3 बराबर a की वैल्यू a है, n यहाँ पर देखिए n है और यहाँ पर 3 है, तो लिखेंगे 3-1 और d। जब इसमें से घटाएंगे तो a प्लस 2d, इसमें से 3 माइनस 1 बराबर 2 आएगा, तो a प्लस 2d वही हम डायरेक्ट लिख दें, यानी कि जो दिया रहता है उसमें से एक घटाकर ये a प्लस d करके लिख देते हैं। तो इसमें पहला पद हमारा 10 ये दिया ही है। अगला क्या है? a की वैल्यू 10 प्लस 10, फिर 10 प्लस 2 गुणे 10, उसके बाद क्या है 10 प्लस 3 गुणे 10 और 10 प्लस 4 गुणे 10। यह हमारी एपी आएगी। इसमें और भी हो सकता है। देखिए पहला पद हमारे इसमें 10 है, दूसरा पद क्या आएगा 20, इसे करेंगे तो 10 दूना 20, 10 30, उसके बाद 10 3 30, 10 40, फिर 50, 10 चौका 40, 10 50। ये हमारी एपी बन गई। इसमें हमने और 4 पद और लिख दिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, इसमें a की वैल्यू और d की वैल्यू दिया था। हमसे बोला है कि प्रथम 4 पद लिखिए, इसके आगे की और 4 पद लिखना है। तो हम a2 a3 a4 a5 लिख दिए, क्योंकि ये तो दिया ही है। एक ये हो गया, एक ये 1 2 3 4, ये हमारे पास हो गया। इसमें हमने क्या किया, a2 बराबर a प्लस डी, a3 बराबर a प्लस 2d, a4 बराबर a प्लस 3d, a5 बराबर a प्लस 4d। उसमें से हम लोग ने a और d की वैल्यू रखकर इसका एपी निकाल लिया। हमारे पास एपी जो बनकर आई है वही 10 20 30 40, ये इसकी एपी है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दूसरा क्वेश्चन, इसमें a की वैल्यू -2 है और d की वैल्यू 0 है। इसके और 4 पद लिखने हैं हमें। हल करते हैं। हमें a की वैल्यू दी है, यानी कि a1 बराबर -2 दिया है। a2 निकालेंगे, a2 बराबर a प्लस 2d। क्या होगा, a की वैल्यू हमें -2 दी है, प्लस 2 गुणे d की वैल्यू 0। क्या आएगा, जब यहाँ पर देख करेंगे 0 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 0 आएगा, फिर -2 ही आएगा। और जब a3 किए, a2 बराबर a प्लस डी होता है, a2 बराबर a प्लस डी। तो -2 प्लस 0, -2 और प्लस 0 करेंगे तो -2 ही आएगा। a3 बराबर a प्लस 2d,
-2 प्लस 2 इंटू जीरो। देखिए 2 इंटू ये डी की वैल्यू 0 बराबर, जब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा और -2 आ गया। जब A4 किए, A4 बराबर A प्लस 3D बराबर -2 प्लस 3 इंटू 0, तब क्या आया, इसका मल्टीप्लाई 0 से किए फिर भी 0 आ गया और उसके बाद -2। ये तो हो गया पहला, दूसरा, तीसरा। 4 निकालना था तो A5 भी निकाल लिए हम, तो A प्लस 4D। अब क्या है, -2 प्लस 4 इंटू 0 बराबर, यहाँ पर भी 4 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा, उसके बाद -2 आ गया। अब जब हमारी AP जो बन के आई है, AP क्या है, पहला पद तो -2 था, उसके बाद जो सारा है वो भी -2 है, -2। इसमें देखिए, अब यदि हम इसका सर्वांतर निकालेंगे तो 0 ही आएगा। जब इसका सर्वांतर बराबर है तो AP में है, यानी कि हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मतलब दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसका हमने 4 और अन्य पद निकाल दिए। अब तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन में A1, इसे हल करते हैं। A1 की वैल्यू क्या है, 4। जब A2 की वैल्यू निकालेंगे, A2 की वैल्यू क्या है, A प्लस डी। A हमारे पास 4 है और D क्या है, -3। क्या आएगा, 4 - 3 बराबर 1। अब उसके बाद A3, A प्लस 2D। A की वैल्यू 4 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू क्या है, -3 बराबर 4 माइनस, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, 3 दूना 6 -2। अब उसके बाद देखिए A4, A प्लस 3D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4 प्लस 3 इंटू -3 बराबर क्या है, 4 माइनस 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 9 बराबर, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो -5। ये तो हो गया 1 2 3। अब चौथा निकालना है तो A5 बराबर A प्लस 4D। A की वैल्यू 4 और 4 इंटू D की वैल्यू -3, 4 माइनस, इसका मल्टीप्लाई में करेंगे 12, यहाँ पर -8 आ गया। हमारे पास AP जो बन कर आई है, AP क्या है, पहला पद देखिए 4, उसके बाद क्या है 1, फिर -2, -5, -8, यानी कि घटता जा रहा है, क्योंकि हमारी जो सार्वंतर है वो भी तो -3 है, तो घटता जाएगा। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन हो गया। इसमें भी देखिए, पहले हमने A1 की वैल्यू हमारे पास दी थी, हमने A2 की वैल्यू निकाल ली, A3 की वैल्यू निकाली और A4 की और A5 की वैल्यू निकाल ली। निकालने के बाद हमारे जो ये लास्ट में आ रहा था, यहाँ पर -2, यही हमारा AP आ गया। तीसरे क्वेश्चन में क्या था कि A1 की वैल्यू 4 दी थी और D की वैल्यू -3 दी थी। A2 निकालेंगे तो A प्लस D करेंगे और A2 की वैल्यू 1 आ गई। A3 A प्लस 2D, A3 की वैल्यू -2, A4 A प्लस 3D -5, A5 A प्लस 4D -8। हमारे पास ये AP बनकर आ गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, A की वैल्यू -1 दी है और D की वैल्यू 1/2 दी है। इसमें A1 जो दिया है वो -1 है और D की वैल्यू 1/2। हमें A2 निकालना है, तो A2 बराबर क्या होता है, A प्लस D। A की वैल्यू -1 प्लस 1/2, इसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद देखिए -2 प्लस 1/2, इसके ऊपर 1 मान के करेंगे तो -2 प्लस 1/2 आएगा -1/2। माइनस प्लस माइनस होता है तो 2 - 1 1 और 1 माइनस -1/2। अब A3 की वैल्यू निकालेंगे तो A प्लस 2D। A की वैल्यू क्या है, -1 प्लस 2 इंटू 1/2 क्या है, देखिए 2 से 2 कट गया, -1 प्लस 1 0 आ गया। अब उसके बाद A4 A प्लस 3D बराबर -1 प्लस 3 इंटू 1/2, -1
प्लस 3/2। अब जब इसका करेंगे उसके ऊपर 1 मान लेंगे, एलसीएम इसका 2 आएगा। -2 + 3 बराबर 1/2। अब ये 5 भी निकाल लेते हैं। A5 बराबर A + 4D। ए की वैल्यू -1 + 4 × 1/2। ये इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, क्या बचा -1 + 2। जब इसे घटाएंगे तो एक आएगा। हमारे पास जो एपी बन के आ रही है उसमें देखिए पहला पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2, उसके बाद क्या है 1। ये हमारी एपी बनकर आ गई। तो देखिए एपी के और अलग पद और आगे के पद निकालने के लिए हम पहले A1 की वैल्यू हमें दी थी, A2 निकालने के लिए A + D कर लिए, A3 और A4 और A5 निकाल लिए। इसके बाद जो हमारी वैल्यू आई है -1/2, 0, 1/2, 1, ये जो हमारी आ रही है यही हमारी एपी है। और इसका सर्वंतर बराबर है क्योंकि सर्वंतर हमने सभी जगह पे 1/2 ही रखा है, तो ये हमारी एपी हो गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है ये एपी में है। इस एपी के लिए हमें प्रथम पद यानी कि ए की वैल्यू और सर्वांतर निकालना है। ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें हमें प्रथम पद यानी ए की वैल्यू और सर्वांतर यानी कि डी की वैल्यू निकालना है। तो ये हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका हल। इसमें ए की वैल्यू पहले हमारे पास श्रेणी क्या दी गई है, 3, -1, -1, -3। तो इसमें हम एक वैल्यू निकालेंगे। प्रथम पद ए बराबर क्या होता है, ये जो पहला दिया रहता है यही हमारा प्रथम पद होता है। तो ये 3 हो गया। अब इसका सार्वंतर यानी कि डी बराबर A2 - A1। दूसरे पद से हम पहला पद घटाते हैं। दूसरा पद हमारे पास है कि 1 - 3। जब इसमें से घटाएंगे तो -2 आ गया। अब ये तो हमारा आ गया। अब चाहे तो इसके आगे और भी सर्वंतर निकालना चाहते हैं, जैसे कि D2 निकालेंगे तो -1 और -1 फिर भी -2 आएगा। D3 निकालेंगे तो -3, -1, -3 और -1 फिर भी उसके बाद में -2 ही आएगा। अब उसके बाद देखिए हम D3 वाला निकाल के दिखा देते हैं कि यहाँ पर -3 फिर -1 क्या होगा, -3 + 1 बराबर -2। ये भी आ गया। ऐसे ही आप D2 भी निकाल सकते हैं। ये D1 था। ये पहला क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन में जो पहला दिया रहता है, जो श्रेणी का पहला पद होता है वही हमारा प्रथम पद होता है। D1 निकालने के लिए यानी सर्वांतर निकालने के लिए हम अगले पद से पहला पद घटा देते हैं तो हमारा सर्वांतर निकल जाता है। और दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या है, देखिए -5, -1, -3, 7। इसमें हमारा प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद ये जो हमारी पहले दी रहती है -5, ये हमारा प्रथम पद हो गया। प्रथम पद यानी कि ए की वैल्यू -5 हो गई। अब उसके बाद सार्वंतर डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगले पद से A2 से A1 घटा देंगे तो क्या आएगा, A2 की वैल्यू देखिए -1, उसके बाद माइनस करेंगे फिर ये -5, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, -1 + 5 वैल्यू आ गई 4। सार्वंतर हमारा 4 आ गया और जो प्रथम पद ए की वैल्यू -5 आ गया। इसमें हमारा सार्वंतर -2 और प्रथम पद 3 आ रहा है। ये तो पहला दूसरा हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 1/3, 5/3, 9/3, 11/3। 1/3, 5/3, 9/3 और उसके बाद 13/3। इसमें प्रथम पद ए की वैल्यू 1/3 होगा। सार्वंतर डी की वैल्यू A2 - A1 बराबर 5/3 - 1/3। जब इसको घटाएंगे देखिए हर इसका बराबर है, यानी कि हर नीचे वाली बराबर है तो ऊपर पर डायरेक्ट घटा देंगे 4/3। ये इसका प्रथम पद ए और डी की वैल्यू हमारी 4/3 है, ये आ गया। हमसे क्या बोला था कि इसका प्रथम पद और सर्वंतर निकालना है। अब अगला क्वेश्चन चौथा देखिए।
इसमें क्या है 0.6, 1.7, 2.8, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9, ऐसे आगे और तक। अब उसके बाद इसका प्रथम पद ए की वैल्यू क्या होगी, जो पहला दिया रहता है वही हमारा प्रथम पद होता है 0.6, ये इसका प्रथम पद हो गया। अब सार्वंतर यानी कि डी की वैल्यू निकालने के लिए अगले पद से यानी कि a2 माइनस a1 करेंगे। a2 की वैल्यू क्या है 1/1.7 माइनस 0.6। जब इसमें घटाएंगे तो हमारे पास डी की वैल्यू 1.1 आएगी। ये हमारा सार्वंतर हो गया। पहले का सार्वंतर जो पहला पद था वही पहला हो गया 3, और जब इसका प्रथम पद 3 और सार्वंतर -2। दूसरे के लिए प्रथम पद -5 और सार्वंतर 4। तीसरे के लिए प्रथम पद ये 1/3 है तो 1/3 हो जाएगा और सार्वंतर 4/3। उसके बाद क्या है चौथे के लिए प्रथम पद 0.6 है तो 0.6, और सार्वंतर दूसरे पद से पहला पद घटा दिए तो 1.1 आ गया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए चौथा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन कौन एपी में है, यानी कि जो क्वेश्चन दिया है पहले हमें ये चेक करना है क्या ये क्वेश्चन जो है ये जो श्रेणी दी गई क्या एपी में है। यदि कोई एपी में है, यदि यह एपी में है तो इसका सार्वंतर लिखिए। हमें इसका सार्वंतर लिखना है, और इस क्वेश्चन में आगे भी है कि सार्वंतर लिखिए और इनके 3 और पद लिखिए। 3 पद और लिखना है, 3 पद और लिखना है हमें इसमें। यदि यह पहले हमें चेक करना क्या है एपी में है। यदि एपी में है तो इसका सार्वंतर लिखिए, और सार्वंतर लिखने के बाद हमें इसके 3 पद और लिखने हैं। जैसे इसमें देखिए 4 पद लिखे हैं तो 3 पद और लिखने हैं। तो पहले हम इसका चेक करें क्या है एपी में है। हल करते हैं। पहला क्वेश्चन में इसमें ए की वैल्यू क्या है, देखिए ये जो ए की वैल्यू 2 है और a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, a3 बराबर 8 और a4 बराबर 16। ये हमारे पास वैल्यू दी गई है। इसमें हम d1 निकालें। d1 बराबर a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 4 माइनस 2 बराबर कितना आ गया 2। अब जब d2 निकालेंगे, d2 बराबर a3 माइनस a2, 8 माइनस 4 बराबर अब 4। फिर निकालें a3, a4 माइनस a3, 16 माइनस 8। अब आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो d1 की वैल्यू आई वो 2 आ गई, d2 की वैल्यू 4 आ गई और d3 की वैल्यू 8 आ गई। क्या इसका जो सार्वंतर है वो बराबर है? इसका सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए जो होगा वो श्रेणी में नहीं होगा। जब श्रेणी में नहीं होगा तो इसके और पर लिखने ही नहीं होंगे, क्योंकि ये तो श्रेणी में है ही नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि d1, d2 और d3 ये आपस में बराबर नहीं है, और जब ये बराबर नहीं होंगे तो ये एपी में भी नहीं होंगे और इसका कोई पद नहीं लिखना होगा, इसलिए यह एपी में नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर a1 की वैल्यू a2 और a3 और a4 की वैल्यू हमारे पास 2, 4, 8, 16 हो गया। हम जब d1 की वैल्यू निकाले तो 2 आ रहा है, d2 निकाले तो 4 आ रहा है, d3 निकाले तो 8 आ रहा है। यानी कि इसका जो सार्वंतर है वो बराबर नहीं है, और जब सार्वंतर ही बराबर नहीं होगा तो ये एपी में ही नहीं होगा। अब उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, मतलब दूसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है a1 की वैल्यू देखिए कितनी है 2, a3 की वैल्यू 5/2, a2 की वैल्यू 5/2, a3 की वैल्यू 3 और a4 की वैल्यू 7/2। अब देखिए इसमें यदि हम d1 की वैल्यू निकालें, d1 बराबर a2 माइनस a1। a2 की क्या है 5/2 माइनस 5/2 माइनस 2, जब इसे घटाएंगे तो 1/2। अब d2 3 माइनस a3 माइनस a2 क्या आएगा 3 माइनस 5/2, जब इसे भी घटाएंगे तो 1/2। अब a3 निकाल लेते हैं, a4 माइनस a3 7/2 माइनस
3। इसे भी जब घटाएंगे तो 1/2। अब आप लोग देखिए यहाँ पर इसका सर्वांतर है वो बराबर आ रहा है, यहाँ पर 1/2 1/2 1/2, जब इसका सर्वांतर बराबर है, चूंकि d1 बराबर d2 बराबर d3, यानी कि इसका सर्वांतर बराबर है, और जब सर्वांतर बराबर होता है तो यह एपी में होता है, इसलिए यह एपी में होगा। जब एपी में होगा तो इसके 3 और पद निकालने हैं। तो हमारा A4 तक हो गया, अब हमें A5 निकालना है। A5 बराबर क्या होता है, A प्लस 4D। A5 बराबर A प्लस 4D होता है। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, 4 इंटू D की वैल्यू देखिए हमने निकाला है यहाँ पर 1/2, यानी कि इसका जो सर्वांतर है वो 1/2 है। 1/2 ये कट जाएगा 2 टाइम्स 2 + 2 बराबर 4, यानी कि इसका A5 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब A5 की वैल्यू आ गई तो A6 A7 A8 निकालेंगे। A6 क्या होता है, A प्लस 5D। यहाँ पर जो दिया रहेगा उसी से ये घटाकर D से मल्टीप्लाई कर देंगे। A की वैल्यू क्या है 2 + 5 इंटू D की वैल्यू 1/2। जब इसे हल करेंगे 2 + 5/2 क्या होगा, देखिए 2 दूनी 4, 4 5 9/2। ऐसे हल कर लीजिए कि 2 दूनी 4 + 5/2 9/2। ये हमारे पास A6 की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद A7 A प्लस 6D, इसमें भी A की वैल्यू 2 + 6 इंटू 1/2, ये कट जाएगा, डायरेक्ट आ गया 2 + 3 बराबर 5। ये A7 हो गया। हमें 3 पद निकालना था, तो ये पद ये हो गया, और ये 6 और ये 7, ये 3 पद निकालने हैं। जो पूरी हमारी श्रेणी बनकर आएगी, एपी की वैल्यू जो आएगी पूरी 2, 5/2, 3, 7/2। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, 4, 9/2, 5। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। इस पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि इसका जो सर्वांतर है वो बराबर नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला क्वेश्चन है उसमें देखिए सर्वांतर बराबर है। जब सर्वांतर बराबर होता है तो हमें 3 और पद निकालने होते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो हम ऐसा तीन और पद निकाले हैं। तो A5 की वैल्यू A + 4D, यहाँ पर A5 की वैल्यू 4 आ गई, और A6 की वैल्यू 9/2, और A7 की वैल्यू 5। तो हमारी ये भी बन गई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसमें -1/2, -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। इसमें हम पहले चेक कर लेंगे क्या हमारे ये सर्वांतर बराबर है, यानी कि क्या हमारी ये जो सूची दी गई क्या है एपी में है। A1 बराबर -1.2, A2 बराबर -3.2, A3 बराबर -5.2, A4 बराबर -7.2। अब D1 निकालेंगे। D1 बराबर क्या होता है, D1 बराबर A2 - A1 -3.2 माइनस ब्रैकेट में -1.2। जब इसे सॉल्व करेंगे देखिए -3.2 प्लस 1.2, इसे घटाएंगे तो -2 आएगा। अब उसके बाद D2 बराबर क्या होता है, A3 - A2। A3 क्या है हमारे पास -5.2 माइनस अब ब्रैकेट। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी माइनस है, -3.2, तो इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे -3.2। उसके बाद -5.2 प्लस हो जाएगा 3.2। जब इसे घटाएंगे तो भी -2 आएगा। अब ये D1 हो गया। देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारा ये सर्वांतर आ रहा है वो बराबर आ रहा है, यानी कि हमारा एपी में है। चूंकि D1 बराबर है D2 के, जब इसके बराबर है इसलिए यह एपी में होगा, इसलिए यह एपी में होगा। जब ये एपी में होगा तो इसके 3 और पद निकालने हैं, यानी कि हमें A4 दिया, A5, A6 और A7 निकालना है। A5 बराबर क्या होता है, A + 4D। एक वैल्यू क्या है हमारे पास -1/2, -1.2,
प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है -2 -2। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे -1.2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8। उसके आगे देखिए जब इसे माइनस माइनस प्लस होता है तो हमारे पास A5 की वैल्यू क्या आ गई -9.2। ये A5 की वैल्यू आ गई। अब A6 A प्लस 5D A की वैल्यू -1.2 प्लस 5 इंटू -2 क्या होगा -1.2 माइनस 5 दूनी 10। A6 की जो वैल्यू आई है वो आएगी -11.2। A6 हो गया। अब A7 बराबर A प्लस 6D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास -1.2 प्लस 6 इंटू -2 बराबर क्या है -1.2 माइनस प्लस माइनस माइनस 12। A7 की जो वैल्यू आई है वो है -13.2। ये हमारे 3 और अनेक पद आ गए। हमारी जो श्रेणी बनकर आ रही है वो क्या है -1.2 -3.2 -5.2 -7.2 -9.2 -11.2 -13.2। ये हमारे पास श्रेणी बनती जा रही है। अगर आगे भी निकाले तो आगे ऐसी श्रेणी बनती जाएगी। इसमें हमारा देखिए दशमलव में था तो हम इसमें A1 A2 A3 और A4 की वैल्यू दी गई है। हमें D1 निकाल लिए और D2 निकाल लिए। ये दोनों बराबर दिख रहा है। जब ये दोनों बराबर तो ये जो श्रेणी दी गई है AP में है। AP में है तो इसकी 3 और पद निकाल लिए। उसके बाद हमारी ये समांतर श्रेणी बन गई। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम चौथा वाला करते हैं। इसमें देखिए -10 -6 -2 और 2 और ऐसे आगे और है। लेकिन हमें इसका पहले चेक करना है क्या ये AP में है। AP में है इसके लिए हम सार्वंतर देखेंगे क्या इसका सार्वंतर बराबर है। यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए यानी कि सार्वंतर हमें निकालना है और इनके 3 और पद लिखिए। इसके 3 पद और लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए जो पहली वैल्यू रहती है कि A1 की वैल्यू है -10। उसके बाद A2 की वैल्यू -6 A3 की वैल्यू -2 और A4 की वैल्यू 2। ये हमारे पास ये वैल्यू दी गई है। हमें इसमें सार्वंतर निकालना है यानी D1 निकालना है। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू हमारे पास है -6 फिर माइनस ब्रैकेट में -10 क्योंकि देखिए यहाँ पर भी माइनस ये तो माइनस ये वाला माइनस है लेकिन यहाँ पर -10 है इसलिए ब्रैकेट में हम इसे लिखेंगे। उसके बाद -6 और माइनस प्लस 10 बराबर हमारे पास 4 आ गया यानी कि जो हमारे पास सार्वंतर आया वो 4 आया है। अब उसके बाद D2 निकालते हैं देखने के लिए क्या हमारा सार्वंतर बराबर है। तो A3 माइनस A2 A3 की वैल्यू -2 माइनस ब्रैकेट में -6। अब उसके बाद यहाँ पर भी -2 और माइनस प्लस हो गया 6 बराबर 4 यानी कि देखिए यहाँ पर भी 4 और यहाँ पर भी 4। हमारा जो सार्वंतर है D1 और D2 की वैल्यू बराबर है। चूंकि D1 बराबर D2 इसलिए यह AP में है। यह AP में है तो हमारे यहाँ तक याद हो गया कि यह AP में है। अगर AP में है तो इसका सार्वंतर भी हमने 4 निकाल लिया। अब और इनके 3 और पद लिखिए। हमें इसके 3 पद और लिखना है यानी कि 2 के आगे और लिखना है। हमारे पास देखिए A4 की वैल्यू दी थी हमें A5 A6 और A7 की वैल्यू और निकालना है। तो पहले A5 बराबर क्या होता है A प्लस 4D ये हो गया। अब उसके बाद A की वैल्यू क्या है हमारे पास -10 प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है 4 ये हो गया। इसके बाद देखिए -10 प्लस 4 चौके 16 प्लस माइनस माइनस तो -10 प्लस 16 आएगा हमारे पास A5 की वैल्यू 6
क्योंकि इसमें से घटाएंगे 16 में से 10 घटाएंगे 6 आएगा। ये हमारे पास A5 की वैल्यू आ गई। अब A6 की वैल्यू निकालेंगे तो A6 बराबर A प्लस 5D। A की वैल्यू हमारे पास -10 है, प्लस 5 इंटू D की वैल्यू 4, -10 प्लस 5 चौका 20। अब उसके बाद देखिए माइनस प्लस माइनस होगा तो A6 की जो वैल्यू आएगी और यहाँ पर घटाएंगे तो A6 की वैल्यू 10 आ गई। ये A5 A6 A7 में निकाल लेते हैं। A7 बराबर A प्लस 6D। A की वैल्यू क्या है -10 प्लस 6 गुणे 4, -10 प्लस 6 चौका 24। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो A7 की वैल्यू क्या आएगी 14। जी A7 की वैल्यू हमें 3 पद और निकालना था तो 1 2 3 हमने 3 पद और निकाल लिया। ये हमारे पास A1 A2 A3 A4 की वैल्यू दी गई थी। हम चेक किए क्या इसका सर्वांतर बराबर है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सर्वांतर D1 यानी D1 बराबर 4 और D2 बराबर भी 4 आ रहा है। इसका सर्वांतर बराबर है। जब इसके सर्वांतर बराबर तो इसको 3 और पद निकालनी है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए 5 वाला देखते हैं। इसमें देखिए 3 और उसके बाद 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2। इसे हल करते हैं। हमारे पास A1 की वैल्यू है 3, ये A1 A2 A3 A4 हम D निकालते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1। जब A2 माइनस A1 तो 3 प्लस √2 -3। यहाँ पर जब वैल्यू निकालेंगे घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई √2। 3 में से 3 चला जाएगा, √2 बचा। अब उसके बाद D2 A3 माइनस A2 A3 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। उसके बाद क्या आएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2। यहाँ पर भी घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी √2, यानी कि हमारा जो सर्वांतर है वो बराबर है। यहाँ पर भी √2 और यहाँ पर भी √2। चूंकि D1 बराबर D2 इसलिए यह AP में होगा, यह AP में होगा, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी में होगा। जब इसका सर्वांतर बराबर है तो इसके 3 पद और लिखने हैं। इसके अगले 3 पद A5 बराबर A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस 4 इंटू √2। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 4 √2, ये हमारे पास A5 की वैल्यू हो गई। A5 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 4 √2 A5। अब A6 बराबर A प्लस 5D। 3 प्लस 5 इंटू √2, 3 प्लस 5 √2। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई √2 से करेंगे तो 5 √2 आएगा, यानी कि A6 की वैल्यू क्या आई है 3 प्लस 5 √2। A7 A प्लस 6D बराबर A3 प्लस 6 √2। ये हमारे पास A7 की वैल्यू आ गई 3 प्लस √2, 3 प्लस 6 √2 A7। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 3 प्लस √2 था। 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2, उसके बाद 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, यानी कि यहाँ पर एक एक बढ़ता जा रहा है। ये हमारे पास 3 और पद निकल रहे हैं। इसमें पहले हमने सर्वांतर निकाला। सर्वांतर निकालने के बाद देखा है कि दोनों जो सर्वांतर आ रही है वो बराबर आ रही है। सर्वांतर निकालने के लिए अगले पद से पहला पद घटा लेते हैं। अगले पद से पहला पद हमने घटाया तो यहाँ पर भी √2 और यहाँ पर भी √2 आ रहा है। जब इसका सर्वांतर बराबर तो ये AP में होगा और इसके अनेक पद ये हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222, यानी कि यहाँ पर 0.22
एक 2 के बाद 2 बढ़ता जा रहा है, लेकिन बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब हम डायरेक्ट नहीं लिख देंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन आपके वो विकल्प में आ गया, आप देखिए कि 2 बढ़ता जा रहा है तो ये एपी में होगा, ऐसा नहीं होता है, हमें सार्वंतर निकालना होता है। सार्वंतर कैसे निकालेंगे? d1 बराबर a2 माइनस a1, जब इसे घटाएंगे तो a2 क्या है 0.22 माइनस 0.2। अब जब इसे घटाएंगे देखिए जैसे यहाँ पर 0.22 है और उसके बाद 0.2 है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखते हैं और 0.2, इसे घटाएंगे यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर 0.02 आया है। जब हम इससे घटा रहे हैं तो 0.02 आ रहा है, लेकिन हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जब इसे घटाएंगे a3 माइनस a2 करेंगे 0.222 माइनस 0.2, जब इसे घटाएंगे तो 0.002 आएगा। यहाँ पर देखिए 0.02 था, लेकिन यहाँ पर 0.002 है, इसका सर्वांतर बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पर 02 है और ये 0.002 है। जब इसका सर्वांतर बराबर नहीं है तो इसके अगले 3 पद निकलेंगे नहीं, उसके बाद हम डायरेक्ट लिख लेंगे। आप चाहे तो d3 भी निकाल लेंगे, a4 माइनस a3 0.222 माइनस 0.22, जब इसे घटाएंगे तो 0.002 आएगा। यहाँ पर भी देखिए 0 बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर 2 बढ़ता जा रहा है, यहाँ पर 0 बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका जो सर्वांतर है वो बराबर नहीं है, क्योंकि d1 d2 और d3 बराबर नहीं है। ये बराबर और उस पर कट करेंगे मतलब बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है इसलिए यह एपी में नहीं होगा, यह एपी में नहीं होगा, यह एपी में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका सर्वांतर बराबर नहीं है। इसमें हमने a2 से a1 घटा लिया, हमारे पास 0.02 आ गया, और d2 के लिए a3 से a2 घटा लिया तो 0.002 आया। जब d3 के लिए a4 से a3 घटाएंगे तब 0.002 आया है। यहाँ पर एक और 0 रहेगा 0.002 हमारा जो सर्वांतर आया है वो बराबर नहीं है। जब सर्वांतर बराबर नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि ये एपी में नहीं है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 7वां वाला, इसमें क्या है 0, -4, -8, -12। इसका जब हम सर्वांतर निकालेंगे d1 की वैल्यू निकालेंगे तो d1 बराबर a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है -4, माइनस यहाँ पर 0 है 0 हो गया। जब -4 से 0 घटाएंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी -4 आएगी। अब उसके बाद जब d2 निकालेंगे तो a3 माइनस a2, a3 -8 माइनस और ब्रैकेट में -4, -8 हो गया, माइनस +4। जब इसे भी घटा रहे हैं तो हमारे पास d2 की वैल्यू क्या आ रही है -4, d1 की वैल्यू -4 और d2 की वैल्यू -4। हमारा सर्वांतर बराबर है, चूंकि d1 बराबर d2 इसलिए यह एपी में होगा। जब देखिए सर्वांतर बराबर आता है तब यह एपी में होता है। एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेस समांतर श्रेणी, यह एपी में हो गया। अब एपी में हो गया तो इसके 3 और पद, a5 बराबर a + 4d, a की वैल्यू हमारे पास 0 + 4 इंटू d की वैल्यू क्या है -4, 0 -4 चौका 16, a5 की वैल्यू क्या है -16। अब उसके बाद a6 बराबर a + 5d, a की वैल्यू क्या है 0 + 5 इंटू d की वैल्यू -4 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे। उसके बाद 0 -5 चौका 20, a6 की वैल्यू क्या है -20। अब a7 बराबर a + 6d, a की वैल्यू 0 + 6 इंटू d की वैल्यू -4। उसके बाद 0 -6 चौका 24, अब a7 की वैल्यू क्या है ये -24। ये 5 a6 और a7 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 अंतर बढ़ता जा रहा है, -4 का अंतर बढ़ता जा रहा है, -4 फिर -8 -12 फिर -16 -20 -24, यानी कि 4 का अंतर बढ़ता जा रहा है। इसी अंतर को सर्वांतर कहते हैं, और इसका जब सर्वांतर बराबर है तो इसके 3 पद और आ गए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब देखिए सातवां वाला, इसमें -1/2 -1/2 -1/2, यानी कि इसका जो श्रेणी बन रही है वो लगातार श्रेणी बन रही है, इसमें किसी का अंतर नहीं है। जब अंतर नहीं तो जीरो का अंतर होता है, उसे निकाल लेंगे। तो D1 बराबर A2 - A1, A2 - A1, A2 की वैल्यू भी -1/2 है, माइनस A1 की वैल्यू -1/2 है, यानी कि -1/2 + 1/2 + 1/2। जब माइनस प्लस से कट जाएगा, D1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। D1 की वैल्यू 0 हो गई। D2 की वैल्यू, D2 बराबर A3 - A2, A3 की वैल्यू भी -1/2 है और A2 की वैल्यू -1/2 है। अब देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, अब ये भी माइनस ये प्लस ये भी कट जाएगा, D2 की वैल्यू भी 0 आ गया। इसका भी सर्वांतर बराबर है, इसके सर्वांतर में कितने का अंतर है, 0 0 का अंतर है। चूंकि D1 बराबर D2, इसलिए यह AP में होगा, यह AP में होगा। जब यह AP में हो तो इसके भी 3 अनेक पद। A5 बराबर A + 4D, A की वैल्यू क्या है, -1/2 -1/2 + 4 × D की वैल्यू 0, D की वैल्यू 0 आई है। जब 0 से मल्टीप्लाई 4 का करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा। A5 की वैल्यू -1/2, A5। अब A6 भी -1/2 आएगा, क्यों, देखिए यहाँ पर भी -1/2, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, तो इसके बाद जो भी आएगा वो भी तो -1/2 ही होगा, क्योंकि यहाँ A5 की वैल्यू -6 आई है। तो A6 बराबर A + 5D, A की वैल्यू -1/2 + 5 × 0। A6 बराबर यहाँ पर देखिए 5 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 ही आएगा। A6 बराबर में -1/2 आ गया। A7 बराबर A + 6D, A की वैल्यू क्या है, -1/2 -1/2 + 6 × D की वैल्यू 0, यहाँ पर भी 6 का मल्टीप्लाई 0 से होगा तो 0 आएगा। A7 की वैल्यू -1/2, देखिए -1/2 ऐसे ही आ रहा था -1/2, तो A5 की वैल्यू -1/2, क्यों, क्योंकि इसका जो सर्वांतर है वो 0 है। जब इसका सर्वांतर 0 है तो कोई वैल्यू ऐड नहीं होगी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए नवा वाला, इसमें क्या है, 1 3 9 27 ... जब इसका हल करेंगे, इसमें भी पहले हम सर्वांतर निकालते हैं। D1 बराबर A2 - A1, A2 की वैल्यू जो दूसरा पद होता है उसे हम A2 कहते हैं। A2 की वैल्यू 3 - A1 पहला पद 1 बराबर 2, ये तो D1 हो गया। लेकिन D2 बराबर A3 - A2, A3 9 - 3 बराबर 6। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर D1 की वैल्यू तो 2 आ गई, लेकिन D2 की वैल्यू 6 आ गया, यानी कि इसका सर्वांतर बराबर नहीं है। जब इसका सर्वांतर बराबर नहीं होगा तो इसके अनेक पद निकलेंगे ही नहीं। जैसे D3 भी निकाल लीजिए, D3 बराबर A4 - A3, क्या है, 27 - 9, जब इसमें से घटाएंगे तो 18 आएगा। यहाँ पर 2 6 और 18, इसका सर्वांतर बराबर नहीं है, क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2 के। जब इसके बराबर नहीं है, इसलिए या फिर अतः यह समांतर श्रेणी या AP में नहीं होगा। AP में नहीं होगा तो हम इसके और पद निकाल ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हमें D की वैल्यू यानी सर्वांतर बराबर होता है तो हम सर्वांतर जोड़ते जोड़ते ही आगे की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन यहाँ तो इसका सर्वांतर बराबर ही नहीं है, और जब सर्वांतर बराबर है तो इसके और अनेक पद निकलेंगे नहीं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें क्या है, A 2A 3A 4A, इसका जब सर्वांतर निकालेंगे, सर्वांतर नहीं कि D की वैल्यू, D1 बराबर A2 - A1, A2 क्या है, 2A - A, जब 2A से A घटाएंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, A। D2 बराबर A3 - A2, D3 क्या है, D2 बराबर A3 - A2, 3A - 2A,
यहाँ पर भी वैल्यू आ गई, इसका सर्वांतर बराबर है। यदि D3 भी निकाले तो A4 माइनस A2। आप चाहें तो बस 2 निकाल सकते हैं देखने के लिए क्या इसका सर्वांतर बराबर है, या एक और निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या है 4A माइनस 3A बराबर है, इसका सर्वांतर बराबर है ए आ रहा है, इसका सर्वांतर बराबर है D1 बराबर D2, इसका सर्वांतर बराबर है, इसलिए यह एपी में होगा। जब ये एपी में हो गया तो इसके बाद हम इसके और अनेक पद निकालेंगे 3 पद तक। A5 बराबर A प्लस 4D, ए की वैल्यू क्या है A प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू भी A है। ये देखिए एक ये पहला पद A है, इसलिए A हो गया। 4 इंटू जो हमारा सर्वांतर है वो भी A है, तो A प्लस 4A बराबर 5A, यानी कि A5 बराबर 5A। A6 बराबर A प्लस 5D, A प्लस 5 इंटू A प्लस 6A बराबर A प्लस 5A बराबर 6A। A6 बराबर भी 6A। A7 A प्लस 6D बराबर A प्लस 6 इंटू A प्लस 6A, जब इसे भी ऐड करेंगे तो 7A आया, यानी कि A7 बराबर 7A। ये हमारे 3 और पद निकले हैं। इसका जो सर्वांतर आया वो A आया है, A यानी कि सभी का सर्वांतर A आया है, इसका सर्वांतर बराबर है। और जब सर्वांतर बराबर होता है तो AP में होता है, AP में हो गया। अब इसका 5वां पद 5A, 6वां पद 6 है, 7वां पद 7 है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 11वां क्वेश्चन, इसमें क्या है A स्क्वायर A क्यूब और A की पावर 4। जब इसका सर्वांतर निकालेंगे D1 बराबर A2 माइनस A1, ये दूसरा पद है और ये पहला पद है, तो दूसरे पद से पहला पद घटा देंगे A स्क्वायर माइनस A। अब देखिए क्या ये घटेगा, यहाँ पर A की पावर 2 है और A की पावर 1 है, तो ये घटेगा नहीं, हमारे पास सेम वैल्यू आ गई। देखिए जब हम D2 निकालें तो A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है A क्यूब माइनस A स्क्वायर, ये भी नहीं घटे क्योंकि यहाँ पर A की पावर 3 और A की पावर 2 है। A3 D3 A4 माइनस A2 A3 बराबर A की पावर 4 माइनस A क्यूब, ये भी नहीं घटा, यानी कि जो इसका सर्वांतर आ रहा है D1 की वैल्यू A स्क्वायर माइनस A, D2 की वैल्यू A क्यूब माइनस A स्क्वायर और D3 की वैल्यू A की पावर 4 माइनस A क्यूब, इसका अभी सर्वांतर बराबर नहीं है। और जब इसका सर्वांतर बराबर नहीं होगा तो यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा, क्योंकि D1 बराबर नहीं है D2 के और D3 के, इसलिए यह समांतर श्रेणी यानी एपी में नहीं होगा। इसका जब सर्वांतर बराबर नहीं है तो ये एपी में नहीं होगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 12वां वाला क्वेश्चन, इसमें क्या है √2 √8 √18 और √32। जब इसका हल करेंगे देखिए √2 को तो हम लोग √2 लिखेंगे यहाँ पर, जब ये रूट में तो पहले देख लेंगे कि क्या इसमें से कुछ बाहर निकल रहा है, यानी रूट के बाहर निकल रहा है, तो √2 को तो √2 ही लिखेंगे। लेकिन √8 को हम लोग 2√2 और √3 को √18 को 3√2 और √32 को 4√2 4√2। देखिए 2 दूनी के 4 दूना 8, 2 का स्क्वायर करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी के 4 दूना 8 यानी √8 आ रहा है। 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 के 9 दूना 18 रूट में 18, 4 चौका 16 दूना 32 रूट में 32, यानी कि हमारी ये एपी, या तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों सेम ही है। अब इसका जब सर्वांतर निकालेंगे D1 निकालेंगे, D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू है 2√2 माइनस √2। जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 4√2 आ गई। D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस √2 माइनस 2√2। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, जब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा और ये √2 आ गया, √2 है तो √2 आ गया। यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 में से 1 गया, 1 बचे यानी √2 आ गया। अब इसका भी सर्वांतर बराबर है,
चूंकि D1 बराबर D2 इसका सार्वंतर बराबर है तो यह AP में होगा, इसलिए यह AP में होगा। जब सार्वंतर बराबर रहता है तो दी गई श्रेणी AP में रहती है, समांतर श्रेणी रहती है। अब उसके बाद इसके तीन और पद निकालेंगे। A5 बराबर A प्लस 4D। A की वैल्यू क्या है हमारे पास √2 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू भी √2 है, 4 इंटू √2 प्लस 4√2। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा A5 बराबर 5√2। आप 5√2 लिखें या फिर अगर रूट में पूरा लिखना चाहें तो A5 बराबर 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 × 5 = 25 दूना 50 रूट में 50। ये A5 की वैल्यू आ गई। अब A6 बराबर A प्लस 5D बराबर A की वैल्यू √2 प्लस 5 इंटू √2 बराबर √2 प्लस 5√2। जब इसे भी ऐड करेंगे तो A6 बराबर 6√2। अब इसे भी यदि ब्रैकेट में कर लें तो A6 बराबर 6 × 6 = 36 दूना 72 रूट में 72। अब A7 बराबर A प्लस 6D। A की वैल्यू भी √2 है और D की वैल्यू भी √2 है। जब इसे ऐड करेंगे तो 7√2। इसको यदि हम पूरा ब्रैकेट में करें तो A7 बराबर 7 × 7 = 49 दूना 98। ये A7 की वैल्यू आ गया। ये जो 98 आएगा वो रूट में रहेगा, कड़ी में रहेगा। अब देखिए कड़ी में 2, कड़ी में 8, कड़ी में 18 और कड़ी में 32 दिया था। हम इसे चाहे तो इस रूप में लिख सकते हैं। इस रूप में क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमारा आसानी से घट जाए। घटाने पर देखिए यहाँ 2 - 1 2 √2 आ गया। घटाने पर आसानी से घट जाए। अब इसमें से इसको घटाएंगे, √8 में से √2 करेंगे क्या ही आएगा। जब इसमें से इसको घटा लिए यानी कि हमारा जो सार्वंतर आ गया वो बराबर आ गया। और जब सार्वंतर बराबर हो गया तो इसके तीन और पद ये A5 बराबर √50, A6 बराबर √72 और A7 बराबर √98। आप चाहे तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं 7√2 या फिर 6√2 या फिर 5√2, यहाँ पर भी छोड़ देंगे तब भी आंसर सही होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है कड़ी में 3, कड़ी में 6, कड़ी में 9 और कड़ी में 12। जब कड़ी में 6 का ब्रैकेट करेंगे तो 3√2 यानी कि कुछ भी नहीं घटेगा। इसका करेंगे तो 3 लिख सकते हैं और यहाँ पर जब 12 करेंगे तो 2√3 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए जब इसका D1 निकालेंगे, D1 बराबर A2 - A1 √6 - √3। इसको घटाएंगे कुछ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर घटेगा ही नहीं। अब उसके बाद D2 बराबर A3 - A2 √9 - √6। यहाँ पर भी 3 - √6 लिखे या √9 - 6 लिखे सेम है। लेकिन एक चीज देखिए यहाँ पर इसका जो सार्वंतर आ रहा है वो सार्वंतर बराबर नहीं है। D3 बराबर A4 - A3। इसका भी जब हल करेंगे तो कड़ी में 12 माइनस कड़ी में 9। यहाँ तो 2 कड़ी में 3 - 3 लिखिए फिर भी कुछ नहीं आएगा। इसका जो सार्वंतर है वो बराबर नहीं है, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 और D3 के, यानी कि इसका सार्वंतर बराबर नहीं है। और जब सार्वंतर बराबर नहीं है तो दी गई श्रेणी AP में नहीं रहती है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, इसमें 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। ये हमारी समांतर श्रेणी है। अब इसमें यदि हम D1 निकालें तो D1 A2 - A1 बराबर 9 - 1 करेंगे 8 आएगा। D2 बराबर A3 - A2, A3 की वैल्यू 25 - 9 बराबर 14। जब इसको निकालेंगे तो भी 24 ही आएगा। जो हमारा जो समांतर श्रेणी का सार्वंतर है वो सार्वंतर बराबर नहीं है।
और जब समांतर बराबर नहीं होता है तो जो श्रेणी दी रहती है वो श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होती है, चूंकि D1 बराबर नहीं है D2 के। या फिर ये भी आप लिख सकते हैं कि जो इसका श्रेणी जो इसका सार्वंतर है वो सार्वंतर बराबर नहीं है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा, AP में नहीं होगा। आप चाहे तो इसे बेहतर भी लिख सकते हैं कि दी गई श्रेणी की सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जब यह समांतर श्रेणी में नहीं होगा तो इसके कोई भी 3 पद नहीं निकलेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, ये इस चैप्टर का इस प्रश्नावली 5.1 का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें क्या है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 है। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, 5 का स्क्वायर 25 आएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 73 ये आ गया। अब जब इसमें से घटाएंगे, जब इसमें से D1 बराबर निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू क्या है 25 माइनस 1 बराबर 24। अब जब D2 निकालेंगे, D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 यानी कि 49 माइनस 25, इसको भी घटाएंगे तो 24 से आएगा। आप इसमें से 20 को घटाएंगे तो भी 24 से आएगा, यानी कि इस श्रेणी में जो इसका सार्वंतर है वो बराबर है। तो चलिए इसमें कुछ अलग तरीके से लिखते हैं। दी गई श्रेणी की सार्वंतर बराबर है, सार्वंतर बराबर है, अतः यह श्रेणी समांतर श्रेणी में होगी, या फिर अतः यह समांतर श्रेणी होगी। यह समांतर श्रेणी होगी। और जब यह AP में यानी समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेस है, तब इसके 3 और पद निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, A4 तक वैल्यू दी गई है, A5 निकालेंगे। A5 बराबर A प्लस 4D, A की वैल्यू हमारे पास देखिए 1 है, प्लस 4 इंटू D की वैल्यू क्या है 24। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 1 प्लस 4 चौका 16, 4 दूनी 8, 1 9, यानी कि 24 चौका 96। जब इसे ऐड करेंगे तो A5 की वैल्यू 97, ये A5 हो गया। अब A6 बराबर A प्लस 5D बराबर A की वैल्यू तो हमें 1 दी गई है, प्लस 5 इंटू 24। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 5 चौका 20 और 5 दूनी 10 तो 12, 120। A6 बराबर क्या आएगा 121। अब आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ 121 लिख सकते हैं, और यहाँ पर देखिए स्क्वायर में कर दिया तो आप इसे 11 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या फिर A6 बराबर 11 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर स्क्वायर में दिया है तो आप चाहे तो यहाँ पे स्क्वायर में लिख सकते हैं, या फिर हमारी जो 121 वैल्यू आई है ये भी वैल्यू सही है। अब उसके बाद A7 बराबर क्या है A प्लस 6D, जो यहाँ पर आता है उससे 1 घटाकर यहाँ पर D से मल्टीप्लाई कर देते हैं। A की वैल्यू 1 है, प्लस 6 इंटू D की वैल्यू 24। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पर 100, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। अब उसके बाद देखिए इसे ऐड करेंगे तो A7 बराबर 145 से A7 की, तो इसमें हमने 3 और पद निकाल दिए, A5, A6 और A7 की। इसमें देखिए 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73 दिया था। हमने पहले इसके स्क्वायर से हटा लिया क्योंकि हमें घटाना है तो ऐसे एक संख्या रहेगी तो हम आसानी से घटा सकते हैं। जब हमने घटा लिया तो हम देख पा रहे हैं कि इसकी जो सार्वंतर है वो बराबर है, दी गई श्रेणी की सार्वंतर बराबर है, अतः यह समांतर श्रेणी में होगी। अतः दी गई श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी में होगी। जब यह समांतर श्रेणी में होगी तो इसके 3 और पद निकाल लेंगे। अब यहाँ पर हमने 11 का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर 5 का स्क्वायर यानी जो विषम संख्या है
उसका स्क्वायर यानी विषम यानी कि जो अभाज्य संख्या है उसका स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पर 11 तो 11 भी एक अभाज्य संख्या, इसका भी स्क्वायर होगा। उसके बाद A7, ये हमने 3 वैल्यू निकाल दी, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार हमारी ये प्रश्नावली 5.1 समाप्त होती है। अब हम आपसे मिलेंगे, प्रश्नावली 5.2 को पूरा हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।